हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसका वेरिएशन देखा। अब नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले अगर उसका वेरिएशन अलोंग द पीरियड देखें तो देखो ये 3D सीरीज है, ठीक है। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इसकी मैंने आयनाइजेशन एनर्जी लिख ली है। ये नीचे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज लिखी हुई है। दिस इज I1 फर्स्ट आयनाइजेशन। तो देखो ये जो वैल्यूज है इसका ऑर्डर एकदम एब्रप्ट आ रहा है। देखो पहले ये इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, इंक्रीज करते फिर डिक्रीज करता गया, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो एक रेगुलर ऑर्डर नहीं बन पा रहा है, कैसे भी करके एक रेगुलर ऑर्डर नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखो, इस केस में अलोंग द पीरियड तुमसे कभी भी पूरे पीरियड का ऑर्डर नहीं पूछता, ठीक है। आया समझ में? दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तुमसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हालांकि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुमसे पूछ देगा, ठीक है। वो तुम्हें अब क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो ध्यान से। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ग्रुप 12 एलिमेंट्स। ग्रुप 12 एलिमेंट्स मतलब जिंक, कैडमियम, Hg, लास्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, ठीक है। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। रिस्पेक्टिव पीरियड नहीं, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्लियर है? आया समझ में? थर्ड से लेकर 12 तक तुम्हारा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ग्रुप 12 की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। अब सेकंड तुमसे कैसे कंपेयर कराएगा कि जैसे तुमसे कंपेयर करा देगा कि तुम्हें बताओ I1 ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज, दो के कंपेयर कराएगा, ठीक है। दो बहुत ही रैंडमली तुमसे कंपेयर कराएगा कि I1 कंपेयर करो किसकी? क्रोमियम और Mn की, ठीक है। अब इसका कंपेयर करने का तरीका मैं बता रहा हूं, देखो कैसे। सॉरी, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6, या मैं लास्ट का सिर्फ लिख दे रहा हूं। लास्ट में इसका क्या आएगा? 4s1 3d10। इसका क्या आएगा? 4s2 3d10। अब I1 तुम्हें निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन तुमने हटाया, क्या बचा? 4s0 3d10। इसका हटाओगे तो 4s1 3d10। तो एक चीज ध्यान दो, जब तुम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले रहा है। इट इज अचीविंग हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले रहा है। तुमसे बताया था अगर जल्दी अचीव करेगा मतलब स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है मतलब इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम, और एनर्जी रिक्वायरमेंट कम तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Mn की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? सिमिलर वे में अगर तुमसे मान लो बोला जाए कि तुम्हें I2, तुमसे बोल दिया गया I2 कंपेयर करना है किसकी किसकी? Mn की और Fe की। I2 कंपेयर करनी है Mn की और Fe की। चलो ये भी देख लेते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होता है? 4s2 3d5, सॉरी ये यहाँ 4s1 3d5 था, ये 4s2 3d5, तो ये हाफ फिल्ड यहाँ d5 आएगा, ठीक है। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करा, ठीक है। मेथड वही सेम रहेगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया। क्लियर है? अगर 4s2 3d5 इसका है, इसका 4s2 3d6 है, तो ये बताओ जब इसका एक इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 4s1 3d5। इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, ये तो I1 हो गई। हमें I2 कंपेयर करनी है मतलब एक और इलेक्ट्रॉन 4s0 3d5। यहां एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या बना? 4s1 3d6। एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या बना? 4s0 3d6। तो मतलब मुझे ये कंपेयर करना है, इस वाले स्टेप को देखना है। तो इस वाले स्टेप पे देखो, इस वाले स्टेप पे देखा जाए तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, और जबकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर रहा है तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? इधर। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मैं एक और बना देता हूं। आई तुम्हें कंपेयर करनी है Cr की और Mn की।
आई तुम्हें कंपेयर करनी है क्रोमियम और Mn के I2, ठीक है, I2। तो देखो बताओ भाई इसका क्या आता है, आउटर मोस्ट 4s1 3d5, इसका 4s2 3d5, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला 4s0 3d5, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला 4s0 3d4, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला 4s1 3d5, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला 4s0 3d5। अब देखो ध्यान से, यहां हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है, और यहां हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक हो रहा है। तो बताओ ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी, जिसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक होगा। तो ऐसे दो दो के टर्म्स में तुमको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी पूरे पीरियड का ऑर्डर तुमसे डायरेक्टली नहीं पूछता है, ठीक है। तो जैसे एक दो क्वेश्चन खुद से करो, एक दो क्वेश्चन तुमसे बोला जाए कि हमें कंपेयर करना है I1 कॉपर और जिंक की, और I2 कॉपर और जिंक की, I3 Mn और Fe की। ये तीन क्वेश्चंस कंपेयर करो, ठीक है, क्लियर है। इसको वीडियो पॉज करो, एक बार अटेम्प्ट करो। देखो पहले कॉपर और जिंक, इसका क्या आएगा 4s1 3d10, इसका क्या आएगा 4s2 3d10। ए I1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला 4s0 3d10, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 3d10। क्या हो रहा है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है, अचीव हो रहा है मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। या डायरेक्टली कर सकते थे I1 किसकी ज्यादा होती है, तो बताया कि जिंक कैडमियम Hg के अपने ग्रुप में रेस्पेक्टिवली सबसे ज्यादा होती है, आया समझ। अब देखो कॉपर जिंक के I2 4s1 3d10, 4s2 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकाला 4s0 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकाला 4s1 3d10, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला 4s0 3d9, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला 4s0 3d10। क्या हो रहा है, यहां फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड, यहां फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक्स। किसका ज्यादा आएगा, जिंक का, सॉरी कॉपर का ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ में। I3 of Mn and Fe, Mn Fe 4s2 3d5, 4s2 3d6, एक इलेक्ट्रॉन 4s1 3d5, दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s0 3d5, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन I3 पूछा गया तो 4s0 3d4, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4s1 3d5, सॉरी 3d6, दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s0 3d6, तीसरा इलेक्ट्रॉन 4s0 3d5। क्या हो रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड, ब्रेक्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो अलोंग अ पीरियड तुमसे पूछ क्या सकता है, दो दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन पूछ सकता है, कभी भी रेगुलर पीरियड का ऑल ओवर ऑर्डर नहीं पूछेगा, बिकॉज इट इज वेरी अब्रप्ट, ठीक है, आया समझ में। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था अलोंग द पीरियड। नेक्स्ट डाउन अ ग्रुप। अब डाउन अ ग्रुप देखो कौन सी सीरीज, 3D 4D और 5D, पीरियड 4, पीरियड 5,
पीरियड 6। फैक्टर्स देखो, नीचे जाने पे अगर n फैक्टर देखें, n क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और n इंक्रीज करने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है, शेल अगर इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज। एक और फैक्टर देखो, 3d और 4d के बीच में एक और फैक्टर लगेगा, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और 4d और 5d के बीच में लगेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पे क्या होगी, शुड इंक्रीज। ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो तुम्हारा z इफेक्टिव बढ़ेगा और आयनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन किसी भी बार का होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा। ठीक है, तो अब फाइनल जो ऑर्डर आता है वो यहां लिख रहा हूं। फाइनल जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, 3d is greater than 4d is great। तुम्हारा क्या आएगा, सबसे ज्यादा किसका, नीचे सबसे ज्यादा किसका आएगा, 5d, फिर 4d, फिर 3d। सॉरी, सबसे ज्यादा किसका आएगा, 5d का, फिर 4d का, और सबसे कम किसका आएगा, 3d। ठीक है, मतलब अब तुमसे बोला जाए कि इन दोनों फैक्टर्स में से डोमिनेट कौन से फैक्टर कर रहे हैं, तो ये वाले फैक्टर्स क्या कर जा रहे हैं। क्लियर है, एन फैक्टर पे ज्यादा लग, दोनों फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन डोमिनेट कौन से कर जा रहे हैं, तुम्हारे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन एंड नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे तुमसे बोला जाए टाइटेनियम, जर्कोनियम, पीरियड ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 4, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम, किसका ज्यादा आएगा। क्लियर है, आया समझ में। तुमसे बोला जाए ग्रुप 5 कौन सा है, वेनेडियम, नायोबियम। ठीक है, क्या आएगा ये। अब इसमें भी फिर से ग्रुप 3 में फिर से एक अलग से, जैसे एटॉमिक रेडियस में आया था, स्कैंडेनियम और इट्रियम और लैंथेनियम, ऑर्डर क्या आना चाहिए था ये, लेकिन इसमें ऑर्डर क्या आता है, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल मेटल्स हैं। जैसे तुम्हें बताया था यहाँ f ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि f ऑर्बिटल तो लैंथेनियम के बाद शुरू होता है। सिमिलरली ये जो d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होगा, कौन से d, पीरियड 5 के d सबशेल्स की वजह से लग रहा होगा। 3d में तो सब 3d वाले सबशेल्स तो 4d सीरीज में सब में आ रहे होंगे, पहले ही से फिल्ड होंगे। जो लग रहा होगा वो पीरियड 5 के d सबशेल्स की वजह से लग रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पे अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो जनरल ऑर्डर क्या आता है इसका, 5d का 4d से ज्यादा, फिर 3d का, और लेकिन ग्रुप 3 का अलग से ध्यान रखना, ग्रुप 3 में तुम्हारा एटॉमिक साइज की तरह उल्टा ऑर्डर आएगा, 3 का 4 से ज्यादा और 4 का 5 से ज्यादा। ठीक है, तो लिख लो, पहले पॉइंट लिख लो, on moving down a group, on moving down a group in d block elements, on moving down a group in d block elements, ionization energy increases. On moving down a group in d block elements, ionization energy increases because d orbital contraction and lengthenoid contraction, d orbital contraction and lengthenoid contraction dominates over, d orbital contraction and lengthenoid contraction dominates over n प्रिंसिपल क्वांटम, n ब्रैकेट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आया समझ में, तो इसको लिख डालो और फिर ग्रुप 3 का अलग से एक्सेप्शन लिख लेना। ठीक है, लिख लो। तो अब नेक्स्ट तुम्हारा आता है एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो, सबसे पहला आता है मेटालिक कैरेक्टर। सबसे पहला हम लोग बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर। तो एक चीज बताओ, एक मेटल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अब मेटल कैन, हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल इज एन एलिमेंट विच इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। तो लिख लो, मेटल इज एन एलिमेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। ठीक है,
तो अगर मान लो m है और ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये इक्वेशन आएगी। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये इक्वेशन आएगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इजिली लूज इलेक्ट्रॉन कर देगा, मतलब मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में, मैं बोल सकता हूं कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। यही तो बात है कि अगर इजिली लूज इलेक्ट्रॉन कर देगा मतलब इस प्रोसेस में मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लग रही है उसी को क्या बोलते हैं? एनएच। देखो m गैस गैस m प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज I। अगर मैं बोलूं एक m1 है एक m2 है, m2 गिव्स m2 प्लस गैसियस और प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी I मान लो 200 जूल्स है, इसकी I मान लो 500 जूल्स है, तो किससे बोला जाता था इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा? इससे निकल जाएगा। और जल्दी निकल जाएगा मतलब इसमें ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा ज्यादा किसमें आ जाएगा? m1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो लिख लो दिस मीन्स दैट, ये ना लिखना पहले, पहले वो लिखो मेटल इज सब्सटेंस व्हिच कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए लिखना दिस मीन्स दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, this means that removal of electron from the metal should require less energy. Removal of electron from the metal should require less energy hence a good metal should have less ionization energy. A good metal should have less ionization energy. ठीक है, अब ये एग्जांपल लिख लेना, a good metal should have less ionization energy, अब ये एग्जांपल लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, फाइंडिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कॉन्सेप्ट वाइज, फिर इसके बाद एक ट्रिक बता दूंगा, फाइनली तुम्हें किससे करना है? ट्रिक से करना है। अच्छा ये बताओ, ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ। 1 ग्रुप 1 एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इसे बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। ग्रुप 1 इज एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सबशेल 2 में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो अब चीज ध्यान दो, अगर ग्रुप 1 का एक एलिमेंट लिया मैंने सोडियम, सोडियम का क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, क्लियर है। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कौन सी I1 है, ये क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या आएगा? 1s2 2s2 2p5, ये कौन सी है? I2 है। एक बार ग्रुप 2 का एलिमेंट लो, मैग्नीशियम, ये क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p5, ये I1, ये I2, ये I3। तो एक चीज इसमें ध्यान दो, जब सोडियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब I1, तो 3s1 से 2p6 गया, ठीक है। लेकिन जब तुम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2p6 से 2p5 गया, मतलब मैं इस प्रोसेस में बोल सकता हूं कि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज ब्रेक, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक कर रहा है, बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? क्लियर है कि नहीं क्लियर? और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि इस प्रोसेस में एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करना मतलब स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, तो मुझे उसको ले जाना है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, तो मैं बोल सकता हूं I2 विल बी वेरी वेरी लार्जर देन I1,
जो I2 की वैल्यू होगी बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू I1। मैग्नीशियम में देखो पहले में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, देखो एस में हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड नहीं देखोगे। एस का क्या देखते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट एस में, क्योंकि दो ही होता है 2 और 1, इसलिए एस में कभी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड नहीं देखोगे। फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड किसमें देखा जाता है, पी और डी में, ठीक है। कुछ हुआ नहीं हुआ, I2 में कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन I3 में देखो 2p6 से 2p5 आया, मतलब फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक किया। तो मैं इस केस में बोल सकता हूं कि I3 की वैल्यू बहुत बहुत लार्जर होगी एज कंपेयर टू I2। आया समझ में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मैं फाइनली थ्योरी लिखवा रहा हूं, अब मैं फाइनली थ्योरी लिखा रहा हूं, तो लिखो, ये तुम्हारा समझा दिया। अब इसके जो ट्रिक है वो लिखवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेना चाहिए, ठीक है। या तो पहले इसको लिख लो, फिर इसकी को एक्सप्लेन कर देता हूं कॉन्सेप्ट वाइज, फिर इसके बाद ट्रिक लिखवा दूंगा। तो लिखो, इन सोडियम fully filled configuration breaks on removing second electron. Fully filled configuration breaks on removing second electron. Hence, I2 will be very very larger than I1. I2 will be very very larger than I1. Full stop. In magnesium, fully filled configuration breaks on removing third electron. Fully filled configuration breaks on removing third electron. Hence, ये I3 will be very very larger than I, ठीक। अब मैं फाइनली लिखवा रहा हूं जो ट्रिक है, तो ध्यान दो, ये है कि फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 13 एंड 14, इससे आगे तुमसे पूछना नहीं है, तो तुमसे 1, 2, 13 और 14 का ही देखो, ठीक है। 15, 16, 17, 18 का तुमसे नहीं पूछता, पूछेगा तो मैं उसको अलग से क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन मेनली तुम्हें ये ध्यान रखना है 1, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तुम्हारा एक्स से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स। अच्छा बताओ, ग्रुप 1 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 में 2, 13 में 3, 14 में 4। देन देयर विल बी a very large difference between Ix and Ix plus। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स x हैं तो देन देयर विल बी अ वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन Ix एंड Ix प्लस 1। देखो जैसे सोडियम में मैंने क्या बोला था, I2 इज वेरी वेरी लार्जर देन I1। x की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 1 आएगी तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो देखो I2 और I1 में बहुत ही लार्ज डिफरेंस आ रहा है, लार्ज डिफरेंस, मतलब I2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन I1। मैग्नीशियम का देखो, x की वैल्यू क्या है, 2 है, डिफरेंस ज्यादा किसमें आ रहा था, I3 और I2 में। तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3। देखो I3 और I2 के बीच में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूं। क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, लेट एन एलिमेंट x, इसकी मुझे I1 गिवन है 20 किलो जूल्स पर मोल में, किलो जूल्स पर मोल में है नहीं। I2 गिवन है 40, I3 गिवन है 240, I4 गिवन है 300। तो देखो I1 से I2 में गए तो 20 का इंक्रीज हुआ, मतलब 2 टाइम्स हुई। लेकिन I2 से I3 गए तो देखो यहां जो एकदम लार्ज अब्रप्ट चेंज आ रहा है वो यहां आ रहा है, देखो इसके और इसके बीच में। तुम्हें डाटा से क्या पहचानना है कि एक बहुत ही ज्यादा चेंज किसमें आ रहा है, तो जो एक अब्रप्ट चेंज है वो किसमें आ रहा है, 40 से 200 एकदम से बढ़ गया है। देखो 40 से 240 का एकदम से 6 गुना हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं देयर विल बी a large difference
बिटवीन, देखो किसके किसके बीच में, I3 एंड I2, I3 एंड I2 के बीच में लार्ज डिफरेंस है। तो अगर मैं इस इक्वेशन से मैच करूं तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी 2, x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी 3। x मुझे पता चल गया, x मुझे पता चल गया क्या है 2। तो तुमसे अगर पूछा गया फाइंड द ग्रुप एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ x, एलिमेंट a ले लो, x से कंफ्यूज हो जाएगा, ऑफ a। तो x की वैल्यू मुझे अगर पता चल गई तो मुझे पता चल जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब किस ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तुम्हें क्वेश्चन कहना है फॉर एन एलिमेंट ए, तुम्हें I1 की वैल्यू गिवन है 40, I2 की वैल्यू गिवन है 50, I3 की वैल्यू गिवन है 80, I4 की वैल्यू गिवन है 220, ठीक है। फाइंड फर्स्ट पार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए, सेकेंड पार्ट ग्रुप नंबर ऑफ ए, थर्ड पार्ट फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ ए, ठीक है। ये तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर इसके बाद देखना। एक अब्रप्ट चेंज बताओ कहां दिख रहा है, अब्रप्ट चेंज तुम्हें यहां दिख रहा है, देखो एक बहुत ही ज्यादा चेंज तुम्हें कहां दिख, समझ में आ रहा है, यहां आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि देयर विल बी अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन I4 एंड I3। तो I4 और I3 के बीच में लार्ज डिफरेंस है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 4। x क्या रिप्रेजेंट करता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 3, और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो कौन सा ग्रुप है 13, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो कौन सा ग्रुप है 13, और ग्रुप 13 है तो उसका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड देखो A प्लस 3 O माइनस 2, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या आ जाएगा A2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, लिख लो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला, हर एक क्वेश्चन में ट्रिक लगाओगे। कई जगह ऐसा है, जैसे तुम्हें जैसे ग्रुप 1, 2, 13 और 14 को तुमने देख लिया, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं चार पे आते, तुम्हें हमेशा ट्रिक लगानी। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो ये तुम्हें I1 200, I2 2000, I3 2200, और एक ऑप्शन ऐसा गिवन है कैन बी ए कैन बी सी। तो ऑप्शन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ट्रिक लगानी है या ट्रिक के मतलब ट्रिक के अलावा जाना है। यो बहुत ही रेयरली ट्रिक के अलावा क्वेश्चन आए तो ऐसे आएगा। तो देखो इसको कैसे करो। अब तुमने सबसे पहले ये तो देखा कि I1 और I2 के बीच में लार्ज डिफरेंस है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई तो ग्रुप 1 ये तो फिक्स है, मतलब ए ऑप्शन तो फिक्स है। लेकिन एक केस में इसमें ये भी दे रखा है कैन बी ए कैन बी सी। तो अब तुम्हें सी ऑप्शन भी चेक करना है। सी किसका है 16 ग्रुप का है। 16 ग्रुप का मतलब एक एलिमेंट लिया सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसमें भी ध्यान दो, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने पर यह हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक कर रहा है, देखो, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी देन I2 विल बी वेरी वेरी लार्जर देन I1। तो अब इस केस में मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आएगा,
99% टाइम्स तुम्हारा क्वेश्चन ट्रिक से डायरेक्टली होगा, इसलिए इसको अलग से ध्यान रखो और तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ट्रिक ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लिख लो। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, अब इसमें पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 1s2 2s2 2p2, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 1s2 2s2 2p1, ये I1 या I2, बताओ I1 और I2 में कौन सी ज्यादा होगी? तुम बोलोगे I1 में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक कर रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक कर रहा है, I2 में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो तुमने क्या बोल दिया कि I1 इज ग्रेटर देन I2, क्यों? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, बोल दिया तुमने, और यही तुम्हारा सारा गलत हो गया। अब एक पॉइंट ध्यान रखो, मैंने सब शुरुआत में कराया था तो उसमें मैंने क्या बोला था, जैसे M से M प्लस गए, M से M2 प्लस गए, तो उसमें एक पॉइंट लिखवाया था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये जितना भी फैक्टर है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, Z इफेक्टिव, सिग्मा, ये दुनियादारी, ये हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपैरिजन में यूज करते हैं। एक एलिमेंट में हमेशा ध्यान दो, जो आगे वाली आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पीछे वाली आयनाइजेशन एनर्जी, चाहे कुछ भी हो। मतलब I3 ग्रेटर देन I2, ग्रेटर देन I1, ग्रेटर देन I4, ग्रेटर देन I5, ये हमेशा फॉलो होगा। इसमें तुम ये फैक्टर्स नहीं लगाने लगो, तो ये पॉइंट यहाँ चाहे तो लिख लेना, तो लिखो इन कंपैरिजन ऑफ, या फर्स्ट पॉइंट लिखो, the different factors like Z effective, comma sigma, comma n, comma penetration effect, comma half filled configuration, fully filled configuration, etc. Different factors like Z effective, n, sigma, penetration effect, half filled configuration, fully filled configuration, extra, etc. are used to compare ionization energy of different elements. Are used to compare ionization energy of different elements. If for a same element different ionization energies are asked, if for a same element different ionization energies are asked, then it will always follow this order. It will always follow this order, that is, successive ionization energy is always greater than previous one. Successive ionization energy is always greater than previous. ठीक है, तो ये पॉइंट कई बार तुम लोग गलती करते हो अनजाने में, इसलिए लिखवा दिया है। ठीक है, तो वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। जैसे एक एलिमेंट है M, M से ये M प्लस गया, M से M2 प्लस गया, ये I1 है, ये I2 है। ये चीज तो पक्की है कि I2 हमेशा I1 से ज्यादा होगी, ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि सेम एलिमेंट में सक्सेसिव हमेशा ज्यादा होगी प्रीवियस वाले से। हम लोग बात किस में कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब हमें यहां क्या देखना है, IE2 माइनस I1, जो दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, इसमें बात की जा रही है। तो क्या बोला जाता है कि लेट the two successive ionization energy, let the two successive ionization energy Ix and Ix plus 1, Ix and Ix plus 1, 1 2 से मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट मान लो कोई भी रैंडम x एंड x plus 1, if फर्स्ट केस, ये ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन Ix plus 1 minus Ix is greater than equal to 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन, मैं लिखवा दे रहा हूं फिर इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, देन x plus 1 ऑक्सीडेशन स्टेट
then X oxidation state is more stable than X plus 1. Then X oxidation state is more stable than X plus 1. दूसरा point, if difference between IX plus 1 minus IX is less than equal to 11 electron volts, then X plus 1 oxidation state is more stable than X. ठीक है, आया समझ में? और तीसरा पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन IX plus 1 माइनस IX, ये बीच में लाई कर रहा है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, देन both X and X plus 1 are comparatively stable. ठीक है, both X and X plus 1 are comparatively stable. अब इसका मतलब क्या है? देखो, I1 एंड I2 के बीच में देखो, लेट मान लो I1 है यहाँ पे तुम्हारी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I2 यहाँ पे है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है? मतलब समझना डिफरेंस कितना है, 25 माइनस 7 कितना आया, 18. किस में आ रहा है? पहली वाली में आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर I डिफरेंस ज्यादा है, मतलब I2 विल बी, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो I2 इस केस में विल बी लार्जर देन I1. I2 बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू I1. I2 लार्ज होने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव नहीं हो पा रहा है. मतलब इसके दो निकल सकते हैं. पहला मतलब, क्योंकि M प्लस ज्यादा स्टेबल, M प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है क्योंकि M प्लस क्या है, स्टेबल है. या फिर M2 प्लस क्या है, लेस स्टेबल. ये इलेक्ट्रॉन निकल के M2 प्लस बनेगा, और क्योंकि M2 प्लस अनस्टेबल है इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है. दोनों केस में ये चीज सही आ जाएगी कि X ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन X प्लस 1, मतलब प्लस 1 प्लस 2 से क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. अगर ये मान लो तुम्हारा होता 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस कितना आता, 3, मतलब I2 लगभग I1 के बराबर है. मतलब इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा. देखो, सिर्फ कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल, या फिर मैं बोल सकता हूं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बनाएगा तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल. दोनों से चीज सेम आएगी. X plus 1 is oxidation state is more stable than X. और अगर तीसरा केस इनके बीच में लाई करेगा तो दोनों क्या है, कंपैरेटिव है कि हाँ ये भी स्टेबल है और वो भी स्टेबल है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे लिख लेना, तुमसे बोला गया है, क्वेश्चन दे रहा हूं, एक एलिमेंट A है, A प्लस I1, जैसे तुमसे बोला गया है कि एलिमेंट, लेट एन एलिमेंट A I3 कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, I4 कितनी है इसकी, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ये फर्स्ट केस. सेकंड केस, I4 इसकी कितनी है, मान लो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I5 कितनी है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और थर्ड केस, I5 कितनी है तुम्हारी, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, I6 कितनी है, 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. 48 नहीं, 45 प्लस 65, 57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है,
तुम्हें बताना है विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इसमें ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, इस वाले में ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, इसमें ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, और तुम्हें अगर मान लो दोनों की दोनों कंपेरेटिवली स्टेबल हो तो दोनों पे मार्क कर देना है। ठीक है, आया समझ में? करो एक बार, वीडियो पॉज करके करो। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो। इसमें कितना आया? I4 माइनस I3 का डिफरेंस कितना आया? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मतलब किसमें लाई कर रहा है? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में लाई कर रहा है, मतलब कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? ज्यादा वाली। ज्यादा वाली मोर स्टेबल होगी, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, इसमें डिफरेंस देखो, I5 माइनस I4 में डिफरेंस कितना आया? 160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया तो किसमें लाई कर रहा है? इस वाली में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। फर्स्ट वाली इक्वेशन में लाई कर रहा है, तो तुम्हारा कौन सी स्टेबल होगी? कम वाली स्टेबल होगी। इसमें डिफरेंस देखो कितना आया? 57, मतलब कितना? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब किसमें लाई कर रहा है? थर्ड वाली इक्वेशन में, मतलब इसमें कंपैरेटिवली दोनों की दोनों क्या होंगे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिख लो।